नीट 2021 कोड N1 क्वेश्चन नंबर 1। लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस सूटेबल होता है टेलीस्कोप के लिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 150। एंड यही मैंने रे ऑप्टिक्स का पैराग्राफ इंक्लूड किया है जहां आपको बताया गया है कि लार्ज एरिया ऑब्जेक्टिव बेटर लाइट गैदरिंग पावर के लिए ज़रूरी होता है और लार्ज अपर्चर बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। दीज आर लाइन्स ऑफ NCERT। So answer for this question should be D because both of these are lines of NCERT. Question number 2 is a copy paste from 2019 question number 45. You can definitely check it out this question. Question number 3 is from oscillation chapter और ये समरी से ही हो जाएगा क्वेश्चन, आपको थ्योरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर की। ये फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग एग्जिबिटिंग SHM is 2 pi under root m by k and from the information given in the question x given है आपको और फोर्स given है। तो पहले F इजिकल्स टू माइनस के एक्स से आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 200 न्यूटन पर मीटर। पुट दिस वैल्यू इन दिस टाइम पीरियड फॉर्मूला, यू विल गेट द टाइम टू बी 0.628 seconds. C is the answer for this question. Question number 4 is again a copy paste from 2008 work energy power. We'll do this question in detail and all such questions when we'll do the chapter work energy power. Question number 5 is from electrostatic potential and capacitance. ये direct line है NCERT में। Polar molecule is the one which have a permanent dipole moment. So answer for this question is C. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। इसमें जो पहली स्टेटमेंट दी है वो NCERT की समरी से ही हो जाएगी। यू कैन सी हेयर जीनर डायोड इन रिवर्स बायस्ड इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो A is absolutely correct statement and for the statement B you need to go into the theory। आपको दो जगह इसके लिए प्रूफ मिल जाएगा। In the first is the diagram itself given at the page 481 for a silicon diode a typical VI characteristic is given। और आप यहाँ से देख सकते हैं मैक्सिमम जो पोटेंशियल यानी वोल्टेज की वैल्यू वो 0.7 है और आपको यहाँ दिया गया है 0.1 to 0.3 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर PN जंक्शन के लिए। सो इट बिकम्स इनकरेक्ट। एंड ये थ्योरी में भी गिवन है आपको नेक्स्ट ही पेज पे कि वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड सिलिकॉन PN जंक्शन इज़ 0.7 वोल्ट। सो या दो जगह पर इसके लिए प्रूफ दिया गया है। सो इट इज़ नॉट बिटवीन 0.1 to 0.3, मैक्सिमम वोल्टेज 0.7 तक जा रहा है। सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो 2016 के पेपर से आपको ये क्वेश्चन करना होगा, तब आपको ये पता लगेगा फॉर्मूला। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा गया 2016 में। आपको पोटेंशियल्स गिवन हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस और आपसे पावर फैक्टर पूछा है विच इज़ cos phi r by z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इम्पिडेंस हेयर टू बी v by r and this I into r is the potential across resistance। सो यहाँ से cos phi की वैल्यू आ गई VR अपॉन r। अब ये जो नेट पोटेंशियल है यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी VR प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। सो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 100 वोल्ट and dividing the potential across R divided by this net potential will get the answer to be 0.8। अब यहाँ से एक एनालॉजी होती है इम्पिडेंस के साथ। इस नेट पोटेंशियल की इम्पिडेंस होता है अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सो ये अनालॉजी कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो पकड़ जाएगा इसको, लेकिन आई डोंट थिंक सो एक एवरेज स्टूडेंट ये अनालॉजी कैच कर पाएगा इन द पेपर, बिकॉज दिस फॉर्मूला फॉर वी नेट इज़ नॉट गिवन इन एन सी आर टी। ये आपको ये सिर्फ यहाँ पी वाई क्यू में ही मिलेगा। सो या फॉर एन एवरेज स्टूडेंट अगर उसने ये क्वेश्चन किया होता तभी वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर पाता। सो आइए देखते हैं 2021 के क्वेश्चन में कैसे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको वही नेट पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सो देखते हैं पोटेंशियल्स अक्रॉस एल सी आर, दीज आर गिवन एंड पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट द नेट पोटेंशियल टू बी 50 एंड इम्पीडेंस आपसे पूछा है इसमें सर्किट का। सो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। सो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन नेट करंट। तो पोटेंशियल 50 आ गया। करंट आपको गिवन है आरएमएस करंट 10√2। सॉरी ये आरएमएस करंट नहीं है, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया है 10√2 एंड एम्पलीट्यूड इज मीन्स इट इज़ मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2 इज़ आरएमएस करंट। सो आरएमएस करंट यहाँ से आ जाएगा 10। सो 50 डिवाइड बाय 10, यहाँ से इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। सो या ये डायरेक्ट आप एनालॉजी नहीं निकाल पाते, आई डू थिंक सो आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ता पी वाई क्यू का, सो दैट यू गेट दिस क्वेश्चन। सो दैट्स वाई आई हैव पुट दिस क्वेश्चन इन पी वाई क्यू कैटेगरी, राइट। Question number 8 is from gravitation chapter and it is again a repeat from 2013। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेडियस अगर ट्वाइस कर दी जाए प्लैनेट की और दोनों प्लैनेट्स की मास डेंसिटीज़ इक्वल हों तो एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। सो कीपिंग द मास डेंसिटीज़ कांस्टेंट, एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर रेडियस डबल हो रही है तो एस्केप वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। यही कंसेप्ट यहाँ यूज़ होगा फॉर सेम मास डेंसिटी। अगर रेडियस 4 टाइम्स हो रही है तो एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 9 is from units and measurements। Basically it is from lab manual and ये एनटी अभ्यास नीट टेस्ट 116 इससे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट उठा लिया गया है। सो इसका आंसर है 0.052 सेंटीमीटर बी। We will do this question in detail when we will do the chapter units and measurements। यहाँ एक थोड़ा सा कैच है ऑफिशियल आंसर की में, जो मैंने जहाँ से पीडीएफ उठाया है उन्होंने ऑप्शन 2 और 3 को इंटरमिक्स कर दिया। तो आपको जब आंसर की देखेंगे तो आपको इसका आंसर सी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर सिर्फ 0.052 ही है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये पीडीएफ वाले ने मिस्टेक कर दिया है सेकंड और थर्ड ऑप्शन के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है T2 - T1 अपॉन स्मॉल t टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स T1 + T2 अपॉन 2 प्लस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हेयर फॉर द फर्स्ट केस, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं तो आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन किसी में भी ले सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का वो सेम होता है। लेकिन when you are taking this sum or
राइटिंग दिस सराउंडिंग टेम्परेचर यू हैव टू पुट इट इन केल्विन ओनली, यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपने डिग्री सेल्सियस ले लिया तो गलत आंसर आ जाएगा। सो बी केयरफुल हेयर, यू हैव टू पुट इन केल्विन ओनली and applying the data given in the question, you will get the equation 1 to be this and equation 2 to be this. Dividing equation 1 by 2, you will get t dash by 2t is equals to 651 divided by 636. ये जो रेशो है ये एक से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, सो टी डैश इज इक्वल टू 2t टाइम्स, और 2t से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये रेशो एक से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो रेशो जो है वो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड थोड़ा सा 2 से ज़्यादा रेशो सिर्फ ए में ही दिया गया। सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन चेक इट आउट, अदर रेशोज 2 के आसपास नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अगेन अ PYQ बेस्ड क्वेश्चन। इवन दो दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द NCERT थ्योरी आल्सो, दैट्स वाई मैं इसे PYQ बेस नहीं कह रहा, सिर्फ ये एक फॉर्मूला दिया है PYQ में, दैट्स वाई मैंने इंक्लूड कर लिया इसे। सो 2011 में क्वेश्चन क्या आया था, हाफ लाइफ आपको दी है और 2 एलिमेंट्स का रेशो दिया है, एंड ऑफ कोर्स दीज आर रेडियो एक्टिव, 1:15 रेशो है। सो फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइड बाई इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसका रेशो होगा 1:16, क्योंकि इनिशियली 16 न्यूक्लियाई थे एंड फाइनली एक रेडियो डीके हो गया वो। सो 1:16 रेशो होगा इसका, एंड 1:16 को ले सकते हैं 1/2 की पावर 4, एंड दिस टर्म n हेयर इट स्टैंड्स फॉर कैपिटल T हेयर इज इक्वल्स टू n टाइम हाफ लाइफ। सो ये होता है टोटल टाइम इज इक्वल्स टू n टाइम्स हाफ लाइफ, ऐसे मैंने इसको याद किया है। सो ये n रेशो होगा कैपिटल T बाई हाफ लाइफ। आपको क्वेश्चन में ये कैपिटल T ही पूछा गया है, सो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, T डिवाइड बाई T हाफ इज इक्वल्स टू 4, T इज इक्वल्स टू 4 टाइम T हाफ, और आपको हाफ लाइफ दी है 50, सो 4 टाइम्स 50 इज़ 200 ईयर्स इज़ द एज ऑफ दिस रॉक। ये सिमिलर फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, n/n0 इज़ हाफ टू द पावर, टोटल टाइम इज़ 150 एंड हाफ लाइफ इज़ गिवन टू बी 100, and this ratio is 3/2, so half to the power 3/2 is 1/2√2. So answer for this question is A. 12th question is again a PYQ based exact, इसमें सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है, बिल्कुल थोड़ा सा। आप आंसर भी दे सकते हैं इसी 10 to the power 16 एंड हेयर आल्सो 10 to the power 16 इज़ द आंसर। वेवलेंथ दी है आपको और पावर दी है और नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं, यहाँ भी आपको नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं, वेवलेंथ और पावर दे के। सो यू नो दैट पावर डिवाइड बाय एनर्जी गिव्स द नंबर ऑफ फोटोन्स, एंड एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है और आपके पास वेवलेंथ है नैनोमीटर में, सो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, तो उसको 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जूल में एनर्जी मिल जाएगी। सो पावर डिवाइड बाय एनर्जी, यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ किए और आपको आंसर मिल जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फ्रॉम समरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको समरी में मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए तो एनर्जी आपको मिल जाएगी, मीन्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस विच इज़ वॉल्यूम। सो बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम NTA अभ्यास। ये नीट टेस्ट NTA अभ्यास का 37 उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, इट इज़ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट रिपीट। We'll do this question in detail when we'll do the chapter units and measurements. एंड एक बात का आप ध्यान रखिए कि
इस पेपर में और 2020 के पेपर में मैंने कुछ ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं एनटीए अभ्यास के जो मुझे याद थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं एनटीए अभ्यास से। इफ़ आई डू द एक्चुअल काउंट ऑफ क्वेश्चंस विच come from NT Abhyas, it will go very high. I don't know 30-40, I don't know the exact number। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने सिर्फ उतने ही इंक्लूड किए हैं जो मुझे याद थे। आई हैव नॉट इंक्लूडेड ऑल, मैंने पूरी रिसर्च नहीं की एन टी अभ्यास पे। सो दिस शोज द इमेंस इम्पोर्टेंस ऑफ एन टी अभ्यास एंड या वी विल डू ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एन टी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन एन टी अभ्यास से। ये नीट टेस्ट 96 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट फ्लो एक ब्रांच में तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में। सो ये क्वेश्चन देखिए एन टी अभ्यास का। इसमें यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ए, क्योंकि सेम वायर तो पोटेंशियल सेम होगा, एंड इसके कैपेसिटर के बाद यहाँ जो मान लीजिए कुछ पोटेंशियल होगा, ओके, ए डैश एक कैपेसिटर के बाद इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल लॉस हो गया, एंड इसके बाद भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल लॉस होने के बाद यहाँ पोटेंशियल बचेगा ए डैश, एंड फ्रॉम हेयर आल्सो यहाँ भी पोटेंशियल होगा, यहाँ भी बी होगा। एक कैपेसिटर से क्रॉस होके पोटेंशियल यहाँ जाएगा एंड इट वुड बी सेम बिकॉज यहाँ से भी एक कैपेसिटर से लॉस होके जा रहा है और यहाँ से भी एक कैपेसिटर से लॉस होके, सो यहाँ भी सेम पोटेंशियल होगा ए डैश बिकॉज ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द अपर एंड द लोअर पॉइंट। यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सो ये एक डायरेक्ट वायर मान ली, सॉरी नो डायरेक्ट वायर, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिर्फ ये चारों कैपेसिटर्स इस सर्किट में एक्टिव होंगे। सो आपको ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। सो दो इन सीरीज़ इनका इक्विवेलेंट हो गया एक, ये दो भी सीरीज़ इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया एक, और एक एक हो गए पैरेलल में। सो उनका इक्विवेलेंट हो गया 2 माइक्रोफैराड। सो इसका आंसर होगा ए। सेम कंसेप्ट अप्लाइज हेयर आल्सो। यहाँ देखिए वायर अगर सेम है तो यहाँ भी पोटेंशियल बी होगा और यहाँ भी पोटेंशियल सेम बी होगा ड्यू टू द सेम पोटेंशियल एट दीज 2 पॉइंट्स। यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा and only these two capacitor will be treated in this circuit and these two are connected in parallel। so equivalent capacitance इनका हो जाएगा 2C। so yeah, it was a direct question based on the concept of this anti-Abbas question, and of course this concept must be given in NCERT theory also। potential difference होगा तभी तो current flow करेगा। this concept has to be given in NCERT theory। ऑफ कोर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटी इन दोनों में से एक चैप्टर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन अ रिपीट एग्जैक्ट कंसेप्ट रिपीट फ्रॉम 2019 क्वेश्चन नंबर 43। ये जो 2019 में क्वेश्चन आया था इसमें आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी और आपसे न्यूमेरिकल डाटा कैलकुलेट करवाया था। यहाँ पे आपको साइन की फॉर्म में दिया गया है, खाली ये डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में, कंसेप्ट सेम है। सो आपको v दिया गया है v0 साइन ओमेगा टी और आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है। सो यू नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से dQ/dt जो आएगा इसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। सो ये हो जाएगा C टाइम्स V0 ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी होता है और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा होता है। सो दिस वुड बी द डिफ्रेंशिएशन एंड दिस वुड बी डिस्प्लेसमेंट करंट C V0 ओमेगा कोस ओमेगा टी
Answer is D for this question. 17th question is from current electricity chapter. It is based on the concept of potentiometer. आपको एनसीईआरटी में गिवन भी है. This mechanisms allows one to compare EMF of two sources. So यहाँ से E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. अप्लाई दिस एंड यू विल गेट L2 एज 36 into 2.5 divided by 1.5. It is coming out to be 60 centimeters. So answer is D for this question. A very simple one. Next one 18 is also from current electricity and ये तो सिर्फ समरी से ही हो जाएगा. आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला गिवन है समरी में, मास डिवाइड बाई एनी स्क्वायर टाउ. सो जस्ट मैच दिस रेजिस्टिविटी फॉर्मूला. इस रेजिस्टिविटी फॉर्मूला से आपको टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू निकालनी है. सो जस्ट टेक दिस हेयर एंड टेक दिस resistivity here. You will get the formula C for P. So D is the answer for this question. 19 is from nuclei chapter. Mass number 240 breaks into two fragments, each of mass number 120. Binding energy per nucleon of unfragmented nuclei 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइल फ्रैगमेंट्स की है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. आपसे पूछा है गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस. सो जो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी होगी प्रोडक्ट्स की, उसमें से इनिशियल रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दे अगर हम, तो हमें गेन इन बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा. So binding energy of the products is 2 times. For this you should know this formula. Binding energy per nucleon is binding energy divided by the number of nucleons. So यहाँ से binding energy आ जाएगी binding energy per nucleon multiplied by number of nucleons. ये number of nucleons are nothing but mass number. So जो fragments हो गए थे दो, उनकी binding energy होगी 120, क्योंकि उसका मास नंबर 120 डिवाइड बाई 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 इज़ देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. या यहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी एक की, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And the binding energy of the unfragmented nuclei is 240 into 7.6. ये 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई. इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 इज अगेन फ्रॉम एनटीए अभ्यास. इवन एनटीए अभ्यास ऐप में जो रे ऑप्टिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया गया है. ये बहुत डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चन जो कि नीट में आया है. वील डू दिस क्वेश्चन इन डिटेल वन विल डू रे ऑप्टिक्स चैप्टर. यहाँ से अभी के लिए आप सिर्फ इतना पता लगा लीजिए इस क्वेश्चन से कि अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट की गई है कोई रे तो वो सीधे पास हो जाएगी प्रिज्म से. एंड अगर ऑफ कोर्स ये डेंसर मीडियम और ये रेयर से डेंसर में हम इंसिडेंट कर रहे हैं. कंसेप्ट ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है डेंसर मीडियम में जब जाती है, और रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है. क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल पे ही आपने इंसिडेंट की है, इसलिए इसमें कोई बैंड अवे और टुवार्ड्स नॉर्मल का सीन बचता ही नहीं है. इट विल गो स्ट्रेट अवे. बस ये कंसेप्ट लेना है आपको. यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा नीट का. यहाँ देखिए इंसिडेंट की गई है तो ये सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. अब सिर्फ आपको ज्योमेट्री से खेलना है इस क्वेश्चन की. ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये होगा 30 एंड दिस इज़ 90. सो दिस विल बी 60. बस यहीं तक आपको करना था.
एंड दिस द रिमेनिंग विल बी 30. अब आपको स्नेल्स नो लगाना है यहाँ पे. √3 इंटू साइन 30 is equals to 1, which is sine refractive index of air into sine E. ये एंगल ऑफ इमरजेंस ही आपको पूछा है क्वेश्चन में. सो यहाँ से साइन ई आ जाएगा √3 इंटू 1/2 एंड ई आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2 विच इज साइन 60. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. 21 is from units and measurements chapter. आपसे रेशो पूछा है एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस का. सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप ऑफ कोर्स एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स होता है mL/T-2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज L. तो यहाँ से एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया. ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का कांस्टेंट का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू G(m1m2/r². यहाँ से G का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, ये आएगा. इन दोनों का रेशो लीजिए. आंसर वुड बी डी फॉर दिस क्वेश्चन. 22 इज अगेन कैन बी डन यूजिंग NTA अभ्यास. ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएगा. चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हैं NTA अभ्यास में काइनेमेटिक्स सेक्शन के अंडर. सो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इज u + a/2 2n-1. ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला NCERT में आपको नहीं गिवन है. PYQ में इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट या PMT के, लेकिन NCERT में फॉर्मूला नहीं गिवन है. सो या इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू NTA अभ्यास. यू कैन सी इट्स इम्पोर्टेंस नाउ. सो अप्लाइंग इन द क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड एंड n+1 सेकेंड इनका रेशो पूछा है. सो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ऑफ कोर्स यहाँ से u तो कैंसिल हो जाएगा एंड a/2 भी कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ डिफरेंस यहाँ n में है. इन द अपर पोर्शन पुटिंग n इज इक्वल टू n. सो 2n-1 आ गया. एंड इन द डिनोमिनेटर we have to put n is equal to n+1. so putting here n+1 will get 2n + 2 - 1. so यहाँ से 2 - 1 1. so आंसर आ गया 2n - 1 upon 2n + 1. आंसर इज A for this question. 23 is from KTG. इसमें आप ये मैच कर लीजिए कि इंटरनल एनर्जी डाई एटॉमिक गैस की होती है 5/2 RT dr. सो आंसर वुड बी B फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आई हैव इंक्लूडेड दिस पैराग्राफ हेयर. ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम KTG चैप्टर. 24 इज़ फ्रॉम न्यूक्लियाई. इसमें खाली सिर्फ पहला प्रोसेस आप पहचान लीजिए, अब काम हो जाएगा. बीटा प्लस डीके में जो एटमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज़ करता है. 11 से 10 आप देख सकते हैं. सो पहले प्रोसेस में एटमिक नंबर डिक्रीज़ कर रहा है 1 से. सो इट वुड बी बीटा प्लस. पहला प्रोसेस बीटा प्लस सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है. सो आंसर इज B फॉर दिस क्वेश्चन. 25 कैन बी अगेन डन फ्रॉम समरी ओनली. ये सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको गिवन है समरी में करंट इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंसेस का. सो आपसे पूछा है क्वेश्चन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वायर्स इज 0.25 यानी 1/4. इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि देर आर 4 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम जिनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो R/4 यानी 1/4 यानी 0.25 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा सीरीज़ में. सो उन चारों को सीरीज़ में कनेक्ट कीजिए तो 4R यानी 4 ओम वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 इज़ फ्रॉम रे ऑप्टिक्स.
एनसीईआरटी में थ्योरी के अंदर ये प्रॉपर्टी दी हुई है, इससे ये क्वेश्चन होगा रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वन पासिस थ्रू द लेंस, वो फोकस पे मीट करती है कॉन्वेक्स लेंस के। ये आपको पॉइंट उठाना है थ्योरी से, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 and concave lens of focal length 5 are kept along the same axis at a distance d between them. पैरेलल बीम फॉल करता है ए लेंस पे एंड लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम। सो डिस्टेंस बतानी है आपको उन दोनों लेंसेज के बीच की। सो ये कन्वेक्स लेंस से जब पैरेलल बीम पास करेगा उसके फोकस पे मीट करेगा, एंड आपको क्वेश्चन में गिवन है इट द बीम इज गोइंग पैरेलल टू बी आल्सो, उससे कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो दूसरा कॉनकेव लेंस है ये उसके फोकल लेंथ से भी पहले ही, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से भी पहले ही कहीं रखा है, क्योंकि अगर वो इन द केस फोकल लेंथ से दूर रखा होता तो यहाँ कहीं इमेज बन जाती और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती और ये यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको पैरेलल नहीं जा पाती ये रे फ्रॉम द कनकेव लेंस। सो दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट कन्वेक्स लेंस के फोकस से पहले ये कनकेव लेंस रखा है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी इसमें। सो फोकल लेंथ कन्वेक्स की 20 है, सो 20 से पहले रखा होगा, 20 से नीचे सिर्फ एक ही आंसर है। सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। ये डायरेक्ट इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ये अप्रोक्सीमेशन से ही करना था आपको। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज हेयर, इट इज़ फ्रॉम वर्क एनर्जी पावर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Particle is released from height s. At a certain height its kinetic energy is 3 times potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. So firstly आपको given है कि पार्टिकल हाइट s पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgs एंड इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट s वुड बी mgs, इट वुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट h एट सर्टेन हाइट h, दोनों में मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगी। सो अप्लाइंग दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको गिवन है एट दैट सर्टेन हाइट h काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी देयर एंड हाफ एम स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, जो कि गिवन है कि 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। सो 3 टाइम्स mgh, इसको हमने यहाँ से लिख लिया, ये हो गई इक्वेशन 1। एंड आपको सेकेंडली गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट। सो यहाँ से ये हाइट आपके पास आ जाएगी 4 mgh इज इक्वल टू mgs, h इज इक्वल टू s/4, यहाँ से आ जाएगा। पुट दिस इन दिस इक्वेशन, हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स mgh, h की वैल्यू हमने निकाल ली s/4। सो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी √3gs/2. So answer is C for this question. 28 is from electrostatic potential and capacitance. 2020 क्वेश्चन नंबर 152 में मैंने एनसीईआरटी का पैराग्राफ इंक्लूड किया है इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में एक इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ करता है। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि डाइपोल कहाँ मूव करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नज़दीक है इस सोर्स के, so it will repel this positive charge. So this dipole will move in right direction first of all,
एंड पोटेंशियल जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो या पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज इन दिस डायरेक्शन, सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 29 is a repeat, a conceptual repeat from ओडिशा पेपर. क्वेश्चन नंबर 5, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली मैंने आपको बताया है वहाँ कैसे डिराइव होगा. इट इज़ अ PYQ बेस्ड क्वेश्चन, जो कि NCERT में भी कंसेप्ट इसका गिवन है. सो मैंने डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे डिराइव होगा फॉर्मूला. The ratio of the surface charge density is inversely proportional to the ratio of the spheres which are connected. So answer would be A for this question. You can check it out this question for understanding it better. Question number 30 is from oscillation chapter. A body is executing SHM with frequency n. फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. सो ये लाइन आपको ओसिलेशन चैप्टर में मिल जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ पीरियोडिक विद पीरियड T/2. अगर पीरियड हाफ है तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी, बिकॉज टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 31 is from mechanical properties of fluids. ये पैराग्राफ आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा. आपको सिर्फ इतना नोट करना है इस पैराग्राफ से कि विस्कस फोर्स प्लस बायोंट फोर्स बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटी. तो स्फीयर जो फॉल कर रहा है उस लिक्विड में, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एज इट्स डिसेंड्स डाउन. सिर्फ यही कंसेप्ट होगा यहाँ पे यूज. सो विस्कस फोर्स प्लस द बायोंट फोर्स विच इज़ V rho G इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg. ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे. आपको डेंसिटी गिवन है लिक्विड की D/2. सो पुट इट हेयर. ये 2 यहाँ गया 2F प्लस V rho G बाई 2 हो गया. 2 राइट हैंड साइड गया तो यहाँ 2mg हो गया. एंड यू कैन सी इन द क्वेश्चन कहीं भी वेलोसिटी, ये जो वॉल्यूम है और डेंसिटी कहीं नहीं दिख रहा आपको. सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसको मास में लिख लीजिए. वॉल्यूम और डेंसिटी को हमने लिख लिया मास. सो 2F प्लस mg इज इक्वल्स टू 2mg. यहाँ से F आ जाएगा mg by 2. This is the answer for this question. So answer is D. 32 is a repeat, exactly repeat from 2016 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर. ये क्वेश्चन है. Answer for this question is B, a copy paste question. We'll see this question in detail when we do the chapter duration of radiation and matter. 33 इसका जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन है. ये आपको मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 176 में. ये क्वेश्चन देखते ही बनता है. एलिमिनेशन से आप 5 सेकंड में से कर पाएंगे. देखिए कैसे होगा ये. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन. सो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं. आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन पूछा है. सो ध्यान रखिए ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के. डी ऑप्शन में देखिए ये दोनों पैरेलल ही दिए गए हैं. एंड सी ऑप्शन आल्सो, दोनों की डायरेक्शन सेम है. या दे आर पैरेलल ओनली इन सी आल्सो. एंड इन द ऑप्शन बी, if you take minus common from the second direction, minus common, या माइनस कॉमन J प्लस K, यू कैन सी ये जो पहला है इसके जस्ट अपोजिट हो गया. सो अगर ये पॉजिटिव एक्स में है तो ये नेगेटिव एक्स में है, तो परपेंडिकुलर नहीं हुए, इनके बीच में एंगल 180 हो गया. दे आर जस्ट अपोजिट, एंटी पैरेलल. दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर एंटी पैरेलल. सो ये तीनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए. इनमें कोई परपेंडिकुलर नहीं है.
सो आंसर बचा ए इस क्वेश्चन का। आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। आप कंफर्म भी कर सकते हैं, जे डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट वन होगा, माइनस जे डॉट माइनस के इसका ज़ीरो हुआ वैसे ही के डॉट जे का ज़ीरो होगा और के डॉट माइनस के का माइनस वन होगा। सो यहाँ से आप देख लिया आंसर आ रहा है जीरो। सो या बोथ ऑफ these directions are perpendicular. Answer is A for this question. Question number 34 is from moving charges and magnetism. आपसे इसमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। सो ये जो वायर आपको दिख रही है इस जगह पे, इसकी वजह से कुछ फील्ड होगा और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वही फोर्स आपसे पूछे तो पहले तो इस वायर की वजह से फील्ड यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ गिवन इन द समरी इटसेल्फ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। putting the values you'll get the magnetic field from here, and in this summary of this chapter only आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा क्यू वी बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी हेयर, वेलोसिटी ऑफ एंड चार्ज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 एंड वेलोसिटी आपको गिवन है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द आंसर टू बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है इट इज़ नॉर्मल टू वेलोसिटी एंड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। ये कंसेप्ट यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 49 में इसी पेपर के। 35 इज अगेन फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स। एन टाइप सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेम है एज होल इन पी टाइप कंडक्टर। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया गया, उनमें करंट का कंपैरिजन करवाया आपसे। सो ये थ्योरी का पेज पैराग्राफ आपको काम आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या बोला गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इंडिपेंडेंटली as conduction electron and give rise to electron current. So in a n type conductor electrons are majority charge carriers and they move freely. ये word यहाँ पे important है, completely independently, ये word important है यहाँ पे। and in the case of hole आपसे बोला गया कि रिमेंबर दैट मोशन ऑफ होल इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। सो बाउंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, यानी रेट कम होगा करंट का। सो दैट्स वाई करंट होल में कम होगा एज कंपेयर टू it is due to electrons in n type semiconductor. So n type semiconductor में करंट ज़्यादा होगा, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन। सो या आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। 36 is from motion in a plane chapter. Particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes a time t to complete one revolution. If particle were projected with the same speed, so पहले ये speed निकाल लेते हैं, same speed बोल रहा है। तो पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, उसकी स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 2 पाई आर पेरीमीटर डिवाइड बाय टाइम। ये हो गई स्पीड पार्टिकल की। आगे आपसे बोल रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 4r। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये समरी से ही मिल जाएगा आपको, मोशन इन अ प्लेन की। सो मैक्सिमम हाइट पुटिंग इट टू बी 4r एंड द फॉर्मूला
या u sin theta का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. So putting the value of u to be 2 pi r by t, you'll get the value of sin square theta to be this. So answer for this question is c. थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू. दिस इज 8 से 4 गया 2 से. सो 2gr t² डिवाइड बाई pi square r square. So yeah, answer is C for this question. 37 is again from NTA Abhyas, and it is from the test NEET test 51, and क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये मिल जाएगा उसमें. इट इज़ बेस्ड ऑन द करंट डिवाइडर लॉ. आपको पहले इस क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं क्या है ये. वैसे ये जो करंट डिवाइडर लॉ है ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं गिवन, लेकिन इसका जो यूज़ है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी होगा. PYQ जो नीट है PMT के सोल्व करने हैं उनमें भी होगा. सो ये यूज़ इसका सब जगह होगा, लेकिन एनसीईआरटी में थ्योरी इसकी गिवन नहीं है. सो देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है. करंट डिवाइडर लॉ कहता है कि करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. ऑफ कोर्स जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा करंट वहाँ जाना पसंद करेगा. सो या करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. ये जो 6 ओम है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 2 ओम के अक्रॉस आपको करंट गिवन है 2 एम्पियर. यहाँ पे ये 1 ओम इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर करंट होगा. एंड इन द सेकंड ब्रांच यू कैन सी 6 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है. सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम. सो इस ब्रांच में भी 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, इसमें भी 3 है. सो इसके अक्रॉस भी 2 ओम करंट होगा. सो यहाँ 2 एम्पियर करंट होगा. सो 2 एम्पियर को हमने डिवाइड करना है 6 और 3 ओम में. सो यहाँ हमने यूज़ करना है करंट डिवाइडर लॉ. करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो अगर हमको 6 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है, सो इट वुड बी 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 9 इंटू 2 विच इज़ करंट. सो यहाँ से करंट आ जाएगा अक्रॉस 6 ओम 2/3 एम्पियर. सो ऐसे करंट डिवाइडर लॉ हमको यूज़ करना होता है. सो यही आपको यहाँ यूज़ करना है. I3 और I1 का रेशियो आपको निकालना है इनका. सो ये जो I1 करंट है ये I3 में कैसे डिवाइड होगा इन 2 R2 और R3 में, ये आपको करंट डिवाइडर लॉ बताएगा. सो I3 वुड बी इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 इंटू I1. सो दिस वुड बी I3. सो I3 और I1 का रेशियो यहाँ से हो गया R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3. सो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 38 is from ray optics. Object is placed at a distance 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. Convex lens है तो इसकी focal length पॉजिटिव होगी. सो इट इज़ प्लस 30 cm एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -60 cm. आपसे पूछा है if a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance 40 cm from it, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये आपसे पूछा है. सो ये डिस्टेंस आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में. अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. यहाँ से आपको इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर. पॉजिटिव डायरेक्शन उसको बोलते हैं जो अलोंग द बीम अलोंग द इंसिडेंट रे होता है. सो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है राइट हैंड साइड, और यहाँ पे ही राइट हैंड साइड पे ही इमेज बन रही है. तो इट वुड बी पॉजिटिव
एंड इट इज़ सेइंग इट इज़ एट 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। So one thing is clear, this image is forming at the back side of the mirror, so it would be a virtual image। so real वाले दोनों ऑप्शन गए, और behind the mirror it is forming at a distance 20 centimeter behind the mirror, so it is from 20 centimeter distance from the mirror, so answer is C for this question। 39 is from rotational motion। नो इट इज़ नॉट फ्रॉम रोटेशनल मोशन। ये जो आई देख के मुझे लगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसा नहीं है। इट इज़ फ्रॉम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पूछा है, तो इट इज़ फ्रॉम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आप इसमें सिर्फ एक ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको सेकंड तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यूनिक ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है। सो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी। आपको एरिया निकालना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक वायर ऑफ लेंथ 12A और इसका रेजिस्टेंस R है। वुंड अप करंट कैरिंग कोयल इन द शेप ऑफ, ठीक है, इस 12A लेंथ वायर की आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड A है। सो इट्स को 4 टाइम्स आपको फोल्ड करना होगा टू मेक दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज दिस इज़ ए एंड ए 3 टाइम्स A। इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टर्न्स करेंगे, तब जाके 12A होगा। सो या आपको नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से मिल गई 4। सो एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया होता है, बेस A है, हाइट कितनी होगी, ये एंगल 60 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सो ये हाइट वुड बी A साइन 60, साइन 60 इज √3/2। सो यहाँ से एरिया आ जाएगा √3A² डिवाइड बाई 4। एंड जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इट इज़ करंट इनटू एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। सो NIA होता है। सो N here is 4, I is I, and area is √3A²/4। so answer for this question would be D। Question number 40 is from semiconductors। या ये सोल्व ही करके देखना होगा आपको, ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा। सो देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें आपको यहाँ से इनपुट्स लेके इस गेट में यहाँ आउटपुट देखनी है। इन द ऑप्शन C एंड D, ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं टाइम पीरियड्स, वो सेम हैं, सिर्फ तीसरे में डिफ़र कर रहा है। सो आपको तीसरा देखना चाहिए इसमें टू गेट द आंसर वेरी फास्ट। सो थर्ड टाइम पीरियड बिटवीन T2 एंड T3, देखिए यहाँ पे A 0 है, सो पुटिंग द A 0 एंड B for this period is 5 and C is 0। सो पुटिंग दीज वैल्यूज़ हेयर, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 0। सो 0 एंड 5 फ्रॉम एंड गेट। सो एंड गेट में क्या होता है, दोनों जो इनपुट्स होते हैं वो बड़े होने चाहिए, 1 होने चाहिए टू गेट द आउटपुट। इसमें एक 0 है तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट 0। एंड इन दिस केस क्योंकि ये नैंड गेट हो गया, एंड गेट देता 0 और उसके आगे एक और नोट लगा दिया तो इट वुड बी नैंड। सो ये देगा आउटपुट 5। यहाँ से 0 और 5 और गेट में हमें आउटपुट मिल जाएगा 5। सो द आउटपुट वुड बी फॉर द थर्ड टाइम पीरियड बिटवीन T2 एंड T3 इट वुड अगेन बी 5। एंड लगातार 3 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तीसरा 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। इसमें भी जो D ऑप्शन है, इसमें भी तीसरे टाइम पीरियड में 0 दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया।
एंड ये तो सारा ही ज़ीरो दे रहा है। ये भी तीसरे में ये तीसरे में 5 दे रहा है, लेकिन पहले दो में ज़ीरो दे रहा है। सो ये भी गलत हो गया। पहले सब में 5 होगा, आप निकाल के देख सकते हैं ऐसे ही। सो आंसर वुड बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 इज़ फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से समरी में ही आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी इम्पल्स की। इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आपसे बोला गया है कि मास ऑफ दिस मच इज़ ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर। ये हाइट यहाँ पे यूज़ होगी टू फाइंड द वेलोसिटी दिस बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। इम्पल्स पूछा है तो इम्पल्स वुड बी चेंज इन मोमेंटम। एम वी इज़ द मोमेंटम जो बॉल ग्राउंड को देगी एंड ग्राउंड विल इम्पार्ट द सेम मोमेंटम टू द बॉल। सो चेंज इन मोमेंटम 2 mv हो जाएगा, क्योंकि mv एक डायरेक्शन में था, mv उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो फाइनल जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो -mv। सो 2 mv हो जाएगा इन शॉर्ट चेंज इन मोमेंटम। सो 2 × m × v आ जाएगा, √2gh is the velocity of mass which is dropped from a height h. So यहाँ से the momentum is coming out to be A option 4.2 kg meter per second. 42 is from EMI और AC, या EMI में आपको ये मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मर, और रैदर AC चैप्टर। ये इट इज़ बेस्ड ऑन द principle of efficiency of transformer. For it has considered transformer to be 100% efficient, then power initial is equals to फाइनल और इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। सिर्फ ये यूज़ होगा। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला गया है। AC main supply 220 volt is made to operate at 11 volt and 44 watt. Power loss, ignoring power loss means 100% efficient। आपसे करंट प्राइमरी में पूछा है। सो प्राइमरी करंट होगा प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इज इक्वल्स टू ये जो IP इंटू VP है इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। पावर आउटपुट आपको क्यों ना 44 वोट, और इनपुट जो करंट है वो आपसे पूछा इनपुट वोल्टेज आपको क्यों ना 220। सो इनको डिवाइड कीजिए, आपको प्राइमरी करंट मिल जाएगा 0.2 एम्पियर। Answer is D for this question. 43 is again from AC chapter and it's a unique question in itself. आपसे इसमें पूछा है angular frequency of source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency. So ये थ्योरी में आपको मिल जाएगा कि ओमेगा for which current amplitude is 1/√2 times its maximum value. इसके लिए आपको डेल्टा ओमेगा का डेरिवेशन मिल जाएगा NCERT में. सो at the time current has value 1/√2 the maximum value. So putting the value of the current in this power formula I0/√2. सो यहाँ से पावर हो जाएगी हाफ ऑफ द इनिशियल. सिर्फ यही क्लू आपको यूज़ करना था इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पावर हाफ हो जाएगी एट द टाइम द करंट इज़ I0/√2. सो ये डेरिवेशन में आपको मिल जाएगा कि जो बैंड विड्थ है जिसको 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा इट इज़ 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, इसको बैंड विड्थ बोलते हैं. ये R/L होता है.
सिर्फ यही आपको देखना है यहाँ से। द बैंड विड्थ इज़ कमिंग आउट टू बी 40/5, आपको गिवन है ये दोनों वैल्यूज़। आर इज़ गिवन टू बी 40 एंड एल इंडक्टेंस इज़ गिवन टू बी 5 हेनरी। सो यहाँ से बैंड विड्थ आ गई 8 एंड इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो 8 जिस में डिफरेंस आपको मिले दैट वुड बी द आंसर। 46 एंड 54, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस आपको 8 मिलेगा, बाकी तीनों में से किसी का नहीं। सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट्स अ यूनिक क्वेश्चन जो आई थिंक पहले कभी नहीं पूछा PYQ में। NCERT की थ्योरी से होगा ये ऐसे। 44 is from you can see it is rotational motion, and a very similar question is example 8 of this chapter. इस एग्जाम्पल में आपसे रिएक्शंस पूछे हैं नाइफ एजेस पे। सो इससे आपको सिर्फ ये टॉर्क को बैलेंस करना सीखना है। सो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट द पॉइंट R1, 6G is the load. This one, the length of this whole rod is given to be 70 सेंटीमीटर। आप इन बाकी सब मासेस की लेंथ देख लीजिएगा इस क्वेश्चन से। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। सो 6G is at a distance 20 सेंटीमीटर from R1 and 4G at 25 and the R2 is at a distance 50 सेंटीमीटर from R1। सो यहाँ से जो रिएक्शन आ गया R2 it is 43.12 न्यूटन एंड बैलेंसिंग फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये जो रिएक्शन होंगे R1 प्लस R2 दे शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू masses for the rod to be in equilibrium. So R1 plus R2 is should be equal to 4G plus 6G. so यहाँ से R1 आ जाएगा 54.88 न्यूटन। ये सेम कंसेप्ट टॉर्क का यहाँ यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ m such that the rod is in equilibrium. so the mass 2 kg is at a distance 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसके अबाउट हमें बताना है कि रोड इक्विलिब्रियम में है। इसे 20 सेंटीमीटर पे 2 kg एंड फोर्स ड्यू टू दिस 2 kg विल बी 2G means 20. so 20 Newton is at a distance 20 सेंटीमीटर एंड 0.5, यहाँ से 0.5 kg, इसको G से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 न्यूटन इज एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली G की वैल्यू हो गई 10 एंड M जो हमें मास निकालना है। सो mg लगाइए फोर्स के लिए तो m इंटू 10, इसका डिस्टेंस है 120। सो फ्रॉम हेयर 10m इज कमिंग आउट टू बी 100/120, यहाँ से m आ गया 1/12। आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन। 45 is a very simple question based on the chapter Newton's laws of motion. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। द मोमेंट आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस ट्रेन, ड्रॉप्ड आफ्टर द एक्सेलरेटेड ट्रेन हैज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और फोर्स। सिर्फ mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसका ख़त्म हो जाएगा एट द मोमेंट इट इज़ ड्रॉप्ड आउट ऑफ द ट्रेन। सिर्फ यही यूज़ करना है आपको यहाँ पे। car starts from fast and car accelerates at 5, a ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the acceleration of the ball at 6 second? 4 सेकेंड पे ड्रॉप किया, t is equals to 6 सेकेंड पे, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ओनली वर्टिकल विच इज़ g 10 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ एक ही ऑप्शन में आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन। आपको वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 46 is a combination question. Of course it is from electrostatic potential, majorly तो इसी चैप्टर से है।
electrostatic potential and capacitance. What it is saying, 27 drops of same size charged at 220 volt each, they combine to form a bigger drop. आपको पोटेंशियल बताना है बिगर ड्रॉप का. सो व्हेन these drops will combine, then 27 times the volume of each drop will be equal to the volume of the big drop. यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप एंड द बिग ड्रॉप. आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है. फॉर अ स्फीयर इट इज़ KQ डिवाइड बाई R. सो बेसिकली द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. So let's say the charge on the each of the small drop is Q. So capital Q, the charge on the bigger drop, would be 27 times Q, because चार्ज इज या जो उन पे चार्ज है सिंगल सिंगल ड्रॉप पे वो ऐड हो जाएगा और 27 टाइम हो जाएगा चार्ज. एंड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. सो पोटेंशियल भी बिगर ड्रॉप पे 27 टाइम हो जाएगा. एंड यू हैव सीन दैट द रेडियस of the bigger drop is becoming 3 times the smaller one, and potential is inversely proportional to radius. So potential हो जाएगा 1/3 times. So यहाँ से 27 times ड्यू टू चार्ज एंड 1/3 times ड्यू टू रेडियस. सो यहाँ से जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 220 जो इनिशियल था इंटू 27 डिवाइड बाई 3 times द पोटेंशियल इन द स्मॉलर वन है. सो कैलकुलेट कीजिए इसको, यू विल गेट द आंसर सी फॉर दिस क्वेश्चन 9080 वोल्ट. इसमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है KQ/R, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 109 NCERT में. 47 is from the chapter moving charges and magnetism. म्यूचुअल नो इट इज़ नॉट मूविंग चार्जेस. म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछा है. सो या EMI चैप्टर से डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा. आपको डायरेक्ट बताया गया है. ये एग्जाम्पल नंबर 6.9 में एग्जैक्टली आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपसे यहाँ पूछा है. फॉर द कंडीशन दिस R1 इज़ ग्रेटर देन R2. यहाँ से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर रेडियस होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, स्मॉलर रेडियस इज़ R2 हेयर. सो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस. आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ऐसा है. 48 इज़ अगेन फ्रॉम NTA अभ्यास. ये नीट जो टेस्ट है NTA नीट टेस्ट 21 में क्वेश्चन नंबर 28 आपको मिल जाएगा. इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम हाइट पूछी आपसे सेंटर ऑफ अर्थ से, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सरफेस ऑफ अर्थ से मैक्सिमम हाइट. सिर्फ ये डिफरेंस है. सो सरफेस से हाइट निकालने के लिए आप R माइनस की कर दीजिए सेंटर वाली से. सो सेंटर से जो हाइट होनी चाहिए इज़ R/1 - k². इसमें से R निकाल दीजिए. सब्सट्रैक्टिंग R फ्रॉम दिस यू विल गेट द आंसर टू बी R² / 1 - k². आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन. वी विल डू इट इन डिटेल व्हेन विल डू द चैप्टर ग्रेविटेशन. 49 क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 में जो कंसेप्ट बताया था, जो NCERT का पैराग्राफ मैंने लिया था, वहाँ ये यूज़ होगा इस क्वेश्चन में 49. इसमें आपको बताना है एक्सप्रेशन फॉर B, जहाँ आपको V और F गिवन है. सो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ये जो फोर्स होती है
इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। या सो फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे। एंड जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको इसी पेपर में बताई है, आई थिंक इन्हीं क्वेश्चंस में। सो यू कैन चेक इट आउट। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए अगर एफ परपेंडिकुलर है बी के। या सो ऑप्शंस में से आपको चेक करके देखना है। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं चेक करके, एफ डॉट बी करके। सो 4i.6i, सो या 4i-6i, तो -24 आ गया। इसी तरीके से -20j एंड -6j, सो +120 एंड +12k एंड -8k -96, इसको सम कीजिए, आंसर वुड बी ज़ीरो। सो दिस मीन्स एफ एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो आंसर इज़ डेफिनेटली ए। आप इन तीनों ऑप्शन को एज एन एक्सरसाइज दे लीजिए और करके देखिए, ज़ीरो आंसर आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स पोर्शन, इट इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। इसमें आपको फॉर्मूला सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिंग का परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट एट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। ये देखते हैं कैसे होगा। सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। इससे 90 डिग्री सेक्टर का पोर्शन रिमूव कर दिया गया कुछ ऐसे। सो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² फॉर द रिंग। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ना तो ये रिंग इन्फ्लेट कर रही है और ना ही श्रिंक कर रही है, तो इसकी आई मीन टू से इसकी रेडियस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर ये सेक्शन रिमूव कर दिया हमने। सो रेडियस वुड बी सेम, जो फ़र्क पड़ेगा वो मास पे पड़ेगा। सो इसका 1/4 हिस्सा हमने रिमूव कर दिया, मीन्स m/4। सो जो रेस्ट ऑफ द मास बचेगा वो बचेगा 3m/4। सो इन न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डैश, रेडियस तो सेम रहेगा r², आई m की जगह हम पुट कर देंगे 3m/4, क्योंकि m/4 हमने रिमूव कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन 3m/4। सो द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/4 टाइम्स द ओल्ड वन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। सो इट वाज ऑल अबाउट द फिजिक्स पोर्शन। इसकी समरी की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपको ऐसा मिल जाएगा, जो लैब मैनुअल से होगा। एंड एक PYQ बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सिर्फ PYQ से ही होगा, NCERT से होना मुश्किल है वो। सो ये था फिज़िक्स पोर्शन 2021 कोड N1 का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केमिस्ट्री पोर्शन।